लोगों ने डिफिनीशन को याद करना है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा आप लोगों ने इक्वेशन को याद करना है। तीसरा आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के इक्वेशन को याद करना है। और चौथा जो यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, जिस तरह देखिए मैक्सिमम वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। इसी तरीके से और मैंने आपको क्या बताया कि मैक्सिमम चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। इसी तरीके से इंटरनल एनर्जी चेंज इन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हम आपको लाइन फोर्सेज एकेडमी के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको जीडीपी, जनरल ड्यूटी पायलट, एयर डिफेंस, कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स के फिजिक्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा, ठीक है। पिछले 3 से 4 साल में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं तो वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। इस वीडियो के अंदर हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को चूज किया हुआ है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स से सारे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, तो पूरा चैप्टर मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा, ठीक है। बाकी इससे पहले मैं वर्बल के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखे। नॉन वर्बल के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप लाजमी देखें। हमारे यूट्यूब चैनल पर FEAF 2024 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप लाजमी देखें। इंशाल्लाह हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। अगर आप हमारे इस सीक्वेंस को फॉलो कर लेते हैं तो आपका टेस्ट इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि रजिस्ट्रेशन जो है तो एक्सपेक्टेड देखिए लास्ट ईयर जो है 16 अगस्त को रजिस्ट्रेशन आई थी, ठीक है। लास्ट ईयर 16 अगस्त को रजिस्ट्रेशन आई थी और तकरीबन 24 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन थी। इस साल भी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इसी वीक में आ जाएगी, ठीक है। इसी वीक में हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। तकरीबन 20 तक रजिस्ट्रेशन आ जाएगी और फिर आप लोगों ने रजिस्टर्ड करना होता है। बाकी देखिए जिन स्टूडेंट्स ने हमसे तैयारी करनी है उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपनी मर्जी से नहीं करनी। जब हम उनको बताएंगे डेट तो उस डेट को उन्होंने रजिस्ट्रेशन करनी है और सेंटर भी हम उनको बताएंगे ताकि उसी के हिसाब से हम उनको तैयारी करवा सकें, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, अगर आपके पास नादरा की स्मार्ट कार्ड नहीं है तो अभी से बनवा ले, क्योंकि स्मार्ट कार्ड के बगैर आपको ये टेस्ट में नहीं छोड़ते, ठीक है। इसके अलावा देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस कोर्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेल की जो हाइट है 5 फीट और 4 इंचेस होनी चाहिए, ये इससे पहले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और जो फीमेल की हाइट है वो 4 फीट और 8 इंचेस होनी चाहिए, ठीक है। दोनों इसमें कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। बाकी रिक्वायरमेंट्स में मैं अपनी पहली वीडियोस में बता चुका हूं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पे देख के उसमें मैंने सारे कोर्सेज को एक्सप्लेन किया कि जीडीपी क्या है, एडी क्या है, सीए क्या है, लॉजिस्टिक्स क्या है। तो इस कोर्स के अंदर तमाम मेल और फीमेल जिन्होंने FSC की हुई है, ठीक है, या जो अभी सेकेंड ईयर में, देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि आपको पता है कि हमारी एक पेड एकेडमी है लाइन फोर्सेज एकेडमी के नाम से और हमारे पास काफ़ी एडमिशन्स होते हैं। इतना टाइम नहीं होता लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं अपना टाइम निकालता हूँ ताकि यूट्यूब पर आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियोज़ बना सकूँ। तो आप लोग वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि आपकी वीडियो का लाइक हमें इससे पता चलेगा कि आप कितना इंटरेस्टेड है हमारी इस वीडियो सीरीज़ में। और अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हुआ तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। फिजिक्स के भी चैप्टर्स टाइम टू टाइम मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इंग्लिश के भी, मैथ्स के भी, वर्बल के भी, नॉन वर्बल के भी, ठीक है। तो सारा इंटेलिजेंस और एकेडमिक आप लोग काम कवर कर लेंगे, पास पेपर्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि हम जिस तरह से वीडियोज़ बनाते हैं इस तरह की वीडियोज़ आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी, आप चेक कर सकते हैं। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फिजिक्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों को पता है, आप लोगों के फिजिक्स का चैप्टर है। इस वीडियो के अंदर हमने थर्मोडायनेमिक्स को चूज किया हुआ है। हम इस चैप्टर से वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, उन एरियाज को डिस्कस करेंगे जहाँ से बार बार टेस्ट के अंदर MCQs आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग सिर्फ ये पॉइंट्स कर लेते हैं तो आपका थर्मोडायनेमिक चैप्टर कवर हो जाएगा, बाकी आपको बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमने अपने वीडियोस के अंदर एक बात का ख्याल रखा होता है कि देखिए हमारे पास तो KPK के स्टूडेंट्स भी होते हैं, पंजाब के भी होते हैं, सिंध के भी होते हैं और फेडरल के भी होते हैं। तो आप लोग का टेस्ट जो है पूरे पाकिस्तान के बुक से बनता है, ठीक है, जिसमें फेडरल, पंजाब, KPK सब होता है। तो हम जो लेक्चर्स बनाते हैं इनमें हम तमाम बुक से कंटेंट को ऐड करते हैं ताकि एक बंदे को
बाकी सेंटर्स के, बाकी सूबों के बुक्स ना देखने पड़े, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं होता ना कि अभी अगर एक बंदा पंजाब से और फेडरल के बुक भी देखे, या अगर एक बंदा केपी के से तो पंजाब और फेडरल की बुक भी देखे। तो हमने कोशिश की होती है कि तमाम बुक्स से डेटा अपने लेक्चर्स के अंदर और अपने नोट्स के अंदर हमने ऐड किया है, ताकि आपको बाहर से और बुक्स देखने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये आपके पास 4 तरह के प्रोसेसेस है, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक। ये जो आपको स्लाइड नजर आ रहा है, ये सारे के सारे एमसीक्यूज है जो इनिशियल टेस्ट में आ चुके हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को डिफिनीशन का पता होना चाहिए कि देखिए आइसोथर्मल में आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आइसोबैरिक में आपके पास प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और एडियाबैटिक में आपके पास हीट चेंज जीरो रहेगा, ना कोई हीट एंटर होगी ना कोई हीट आउट होगी। ठीक है, तो चेंज इन हीट यहाँ पे आपके पास जीरो होगा। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये आपके सबसे पहले एमसीक्यूज हो गए। ठीक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आया, खासकर आइसोकोरिक का पूछा गया है। बाकी देखिए इनके इक्वेशंस भी आपको पता होने चाहिए, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी बाई टी कांस्टेंट, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये तो इनके इक्वेशन हो गए। ठीक है, बाकी ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है ना, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इतनी मरतबा पूछा गया है ये क्वेश्चंस कि हर साल इनिशियल टेस्ट में यहाँ से क्वेश्चंस लाजमी आते हैं, और आपके टेस्ट में भी ये क्वेश्चंस लाजमी होंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का पता है कि उसमें उसका क्या है कि हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अगर आप एक सिस्टम को हीट दोगे तो इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगा और वर्क डन करेगा। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक थे। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो आपके पास कोई जो इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज नहीं आएगा, तो इंटरनल एनर्जी जीरो होगी आपके पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपके पास जीरो होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है तो आप जितना हीट दोगे उस सब के सब हीट किस चीज में कन्वर्ट होगा, वर्क डन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखें वर्क डन में कन्वर्ट होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम वर्क डन कहाँ पे होगा, तो ये आपका एमसीक्यूज है। मैक्सिमम वर्क डन किस प्रोसेस में होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में, क्योंकि इसमें आप जितना हीट दोगे वो सब के सब हीट कन्वर्ट होगा वर्क डन में। ठीक है, तो 2 तरह के क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन क्या था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो किस प्रोसेस में होगा, तो आइसोथर्मल में। मैक्सिमम वर्क डन किस प्रोसेस में होगा, आइसोथर्मल में। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अभी देखिए ठीक है स्टूडेंट्स, आइसोबैरिक की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है तो देखिए ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो आपको इक्वेशन दिया जाता है इस तरह से, देखिए कि ये किस प्रोसेस का इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेशर मेरे पास कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट इट मींस कि ये मेरे पास कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोबैरिक। ठीक है, तो आप लोगों ने ये इक्वेशंस जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है ये आप लोगों ने याद करने हैं, बल्कि इसको समझना है जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले में मैंने आपको बताया कि डेल यू जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर हम नहीं दे रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा तो जीरो होगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले वाले का क्या हो जाएगा, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। ठीक है, आप जितना हीट में चेंज लाओगे उस सब के सब कन्वर्ट होगा वर्क डन में। ठीक है, तो मैक्सिमम वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोबैरिक भी मैंने बता दिया। अभी देखिए आइसोकोरिक की तरफ आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अभी अगर आप लोग वर्क डन देखें ना, तो वर्क डन आपके पास बराबर है पी इंटू डेल वी के। ठीक है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। इसके ऊपर एमसीक्यूज भी आपके इनिशियल टेस्ट में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अभी देखें प्रेशर आपके पास कांस्टेंट है, आपने वॉल्यूम के अंदर चेंज लाया, और लेकिन यहाँ पे तो आइसोकोरिक है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो आपके पास वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। तो अगर आपसे पूछे कि किस प्रोसेस में वर्क डन जीरो होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा आइसोकोरिक। तो वर्क डन इज जीरो इन आइसोकोरिक प्रोसेस, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसका भी इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसमें आप जितना हीट दोगे वो सब के सब हीट किस चीज में जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये आपको लेट सपोज इस तरह का इक्वेशन दिया जाएगा कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू, ये किस प्रोसेस का इक्वेशन है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा आइसोकोरिक। क्यों, क्योंकि इसमें तो डेल डब्ल्यू खत्म हो जाएगा ना। डेल डब्ल्यू क्यों खत्म हुआ, क्योंकि ये पी इंटू डेल वी के बराबर है। डेल वी आपके पास जीरो है, तो जब आप जीरो पुट करोगे तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जितना हीट दोगे वो आपके पास कन्वर्ट होगा इंटरनल एनर्जी में। तो अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस प्रोसेस में होगा, तो आइसोकोरिक में। अगर आपसे पूछे कि
आपके पास हो वर्क डन किस प्रोसेस में जीरो होगा, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रट्टे आप लोगों ने नहीं लगाने के आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है ना, हो सकता है कि ये पूछे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास ये लाइन है। अब यहाँ पर देखिए एडियाबेटिक की तरफ आते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में आपके पास चेंज इन हीट जीरो होता है। तो देखिए हमने पढ़ा कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो अभी चेंज इन हीट जीरो है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसे ये चीज आ जाएगी, ठीक है। कि इंटरनल एनर्जी कब पॉजिटिव होगी, जब वर्क डन होगा, ठीक है, जब हीट रिलीज होगी, जब वर्क डन होगा, ठीक है। और ये दोनों इक्वेशंस भी काफी मरतबा पूछे गए हैं, खासकर ये वाला कि माइनस डेल यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू, ये आपके पास कौन सा प्रोसेस है, तो ये एडियाबेटिक है, ठीक है। तो यहाँ से आपके टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे पहले आप लोगों ने डिफिनीशन को याद करना है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा आप लोगों ने इक्वेशन को याद करना है। तीसरा आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के इक्वेशन को याद करना है। और चौथा जो यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, जिस तरह देखिए मैक्सिमम वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। इसी तरीके से और मैंने आपको क्या बताया कि मैक्सिमम चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। इसी तरीके से इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, तो आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये सारे क्वेश्चन अपने साथ लिख रहे, ठीक है। अभी देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, वर्क डन किस प्रोसेस में जीरो होगा, ये अभी मैंने आपको बताया। तो देखिए आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए। आप यहाँ पे ये लिखे कि वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू डेल वी। इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है, इस इक्वेशन के ऊपर। तो अभी देखें चेंज इन वॉल्यूम को आप जीरो कर लें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू जीरो, तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। तो जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक, ठीक है। तो आपके पास वर्क डन किस प्रोसेस में जीरो होगा, आइसोकोरिक। और मुझे बताएं मैक्सिमम वर्क डन कहाँ पे होगा, ये आपका एमसीक्यू, नीचे कमेंट में बताएं मैक्सिमम वर्क डन किस में होगा, आइसोथर्मल में, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस में जीरो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल में जीरो होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम किस में होगा, आपके पास हो आइसोकोरिक में, ठीक है। यहाँ पे देखिए बॉइलिंग ऑफ वाटर जो है ये किसका एग्जांपल है, बॉइलिंग ऑफ वाटर में आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट हो तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। बर्स्टिंग ऑफ टायर, ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया, ठीक है, 2023 में पूछा गया। बर्स्टिंग ऑफ टायर, तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखें रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर कौन सा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। इसकी थर्मल इंसुलेशन की होती है ना, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी याद कर ले, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक पूरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऐड किया है। तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल आपके पास -40 डिग्री सी पर सेम रीडिंग देगी। ये क्वेश्चन बस आप याद कर ले, किस तरह सेम रीडिंग देगी, कि दोनों के ऊपर आपके पास रीडिंग सेम होगी। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 70 डिग्री सी है ना, तो फ़ारेनहाइट के ऊपर भी 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। तो ये -40 डिग्री पे आपके पास सेम रीडिंग देगी, ठीक है दोनों। इसी तरीके से देखिए सेल्सियस जो है फ़ारेनहाइट से लार्जर है 9/5 रेशो के साथ, ठीक है। कितना ज़्यादा है फ़ारेनहाइट स्केल से, 9/5, ठीक है। तो ये आपका पता होना चाहिए। मरकरी हम थर्मामीटर में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक तो इसकी एक्सपेंशन क्वालिटी, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है और ये नॉन वेटिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ें वेटिंग क्या कि ये जो एजेस के साथ अटैच नहीं होता। अगर आप ग्लास थर्मामीटर यूज़ कर रहे हो ना, तो उसके एजेस के साथ ये चिपक नहीं जाता, ठीक है। तो नॉन वेटिंग है, एक्सपेंशन प्रॉपर्टी और बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मरकरी को हम क्यों यूज़ करते हैं थर्मामीटर में, तो एक्सपेंशन, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और नॉन वेटिंग, ठीक है। या फिर देखिए स्टूडेंट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से मैंने कुछ पॉइंट्स को ऐड किया है जो बार बार एमसीक्यूज में पूछे गए हैं। सबसे पहले ये कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है। एब्सोल्यूट जीरो में आपके पास गैस के अंदर तमाम तरह की मोशन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और वो जीरो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, मोशन स्टॉप हो जाएगी तो प्रेशर जीरो हो जाएगा और उसका वॉल्यूम भी जीरो होगा। तो ये पूछा गया कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर गैस हैज वॉल्यूम ऑफ, तो आपसे पूछा जाएगा तो जीरो वॉल्यूम होगा, जीरो प्रेशर होगा, ठीक है। और ये गैसियस फॉर्म में होगा और ऑल काइंड ऑफ मोशन इसके अंदर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, ऑल काइंड ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता गैस के मॉलिक्यूलर मोशन की वजह पे, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपको दिया जाए कि एक सिलेंडर में आप गैस को हीट कर रहे हो अर्थ के सरफेस पे और फिर आप मून पे चले गए और आपसे पूछे कि किस जगह पे आपके पास मॉलिक्यूलर मोशन ज़्यादा होगी, मून के ऊपर या अर्थ के ऊपर, तो दोनों जगह पे सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी का कोई असर नहीं है। अगर आपसे पूछे कि आप सेंटर ऑफ अर्थ पे गए, वहाँ पे आपने
गैस को हीट किया और अभी आपने अर्थ की सरफेस पे गैस को हीट किया, तो कहाँ पे आपके पास हो मोशन ज़्यादा होगी, तो ग्रेविटी का कोई असर नहीं है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मोशन पे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं गैस के, उनके दरमियान इलास्टिक कोलिजन होती है, तो ये इलास्टिक का एमसीक्यू भी आ चुका है, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। बाकी देखिए इंटरनल एनर्जी क्या है, सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ मोशंस ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है, तो इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है तो इसकी मिसाल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरह है। तो ये 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास जो इंटरनल एनर्जी है इसका ये किस तरह की है, तो ये आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरह है, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, तो थर्मल कंडक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है बॉडी की हीट कंडक्ट करने की, ठीक है। इसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट हो क्या है, जॉल मीटर पर सेकंड इंटू डिग्री, ठीक है, ये इसका यूनिट है, ये इसका फार्मूला है, तो इसका यूनिट भी काफ़ी मरतबा पूछा गया है, ठीक है, और ये कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी बॉडी की कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि लेट सपोज थर्मल कंडक्टिविटी एक बॉडी की लेट सपोज 1 है, अगर आपने उसको 2 हिस्सों में ब्रेक किया, 2 हिस्सों में डिवाइड किया, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, तो आपका आंसर ये नहीं होगा कि हाफ हो जाएगी, आपका आंसर क्या होगा कि सेम रहेगी, ठीक है। क्योंकि ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी है तो ये सेम रहेगी, चाहे आप बॉडी को 10 टुकड़ों में डिवाइड कर ले, 20 में कर ले, 30 में कर ले, ठीक है। यहाँ पे देखिए जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में, इसमें यह बताया गया कि लेट सपोज अगर ए एक बॉडी है, इसके साथ बी एक बॉडी, ये दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, और अगर आप इसके साथ सी बॉडी को लाओगे तो ये भी इनके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, इसमें यह बताया गया है, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि इन तमाम की टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, ये एमसीक्यू काफी मरतबा आ चुका है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसमें यह बताया गया है कि हम हीट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें, जिस तरह इसका इक्वेशन आपको पता है, इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। आप जितना हीट दे रहे हो तो आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन में, तो हीट चेंज हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक, और ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, तो इसका ये इक्वेशन भी याद कर ले, ठीक है। अच्छा देखिए बॉयल लॉ क्या है, तो बॉयल लॉ में आपको पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम आपको दिया जाता है और आपके पास क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो फी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इसका इक्वेशन है। इसका ग्राफ जो है वो क्या होगा, हाइपरबोलिक होगा, ये क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में आ चुका है, ठीक है। बॉयल लॉ क्या है, बॉयल लॉ में ये बताया गया है कि अगर आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस तरह का रिलेशन मीन्स के प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान क्या है, इनवर्स रिलेशन, ये चीज बताई गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ का ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए, इसमें क्या बताया गया है कि अगर प्रेशर आपने कांस्टेंट रखी, ये कांस्टेंट चीज भी याद रखी कि बॉयल लॉ में क्या कांस्टेंट होगी, तो टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होगी, प्रेशर। इसमें यह बताया गया है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। ये चीज बताई गई है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। बाकी देखिए जर्नल गैस लॉ क्या है, तो जर्नल गैस लॉ है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। इसमें बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ, इन तीनों को मिलाया गया है। तो ये भी आपसे पूछा गया है कि जर्नल गैस इक्वेशन के अंदर कौन कौन से लॉ को सम अप किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कार्नाट हीट इंजन है, तो कार्नाट हीट इंजन के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके इनिशियल टेस्ट में आते हैं, ठीक है, और ये मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। ये सारे के सारे मैं आपको बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको समझा भी देता हूँ ताकि आपको रट्टे लगाने की जरूरत ना हो, ठीक है। तो ये सऊदी कार्नाट ने 1840 में किया था, ठीक है। और कार्नाट हीट इंजन एक आइडियल हीट इंजन है। आइडियल हीट इंजन क्या होता है, जिसकी एफिशिएंसी, स्टूडेंट्स अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने अपने इनिशियल टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके वर्बल इंक्लूडेड है, ठीक है, और नॉन वर्बल इंक्लूडेड है, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल आपके इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं, और इसमें आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं और 40 मिनट्स का टाइम होता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम कम है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आना चाहिए। जिस तरह सपोज अगर मैं आपको बताऊं कि 90% ऑफ 90 ये आपके इंटेलिजेंस में आता है, 90% ऑफ 90 क्या है, तो आप सोचने लग जाओगे। लेकिन इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि इस 90 के पहले डिजिट को आप इस 90 के पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हो, 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 81। इसी तरीके से अगर मैं अभी आपको बताऊँ कि 30% ऑफ 30 मालूम करें तो 3 3 are 9। तो इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक्स है जो यहाँ पे आपके काम आएंगे, जिसकी मदद से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है।
तो सबसे पहले देखिए हम आते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तरफ। तो देखिए वर्बल में आपके ये टाइप्स इंक्लूडेड है: ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, सीरीज, साइकोलॉजिकल अप्रोच, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, एनोलॉजी, अप्रोप्रिएट, अल्फाबेटिकल। ठीक है, तो इस तरह के सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। जिस तरह देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस भी इसके अंदर आते हैं। इसमें क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं आपको बताया जाता है। अगर एक महीने की 2 तारीख को मंडे है तो आप बताएं कि उस महीने की 24 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो अभी आप इसके ऊपर सोचने लग जाओगे, लेकिन इसके तो अपने शॉर्टकट ट्रिक्स है। तो जो नोट्स हम आपको देंगे या जो तैयारी करवाएंगे उसमें हम आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स हम आते हैं नॉन वर्बल की तरफ। तो देखिए नॉन वर्बल में आपके ये टाइप्स इंक्लूडेड, ये 6 टाइप्स आपके नॉन वर्बल के अंदर इंक्लूडेड: इंडक्टिव, लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्ट, डायग्रामेटिक, मिरर इमेजेस और पैटर्न। तो ये आपके नॉन वर्बल में आपके शेप्स होते हैं जिनको आप लोगों ने टिक करना होता है, और वर्बल में आपको स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, वो आपने टिक करने होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स हम आते हैं अपने एकेडमिक की तरफ। तो एकेडमिक के अंदर तो देखिए डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का एफएससी का कोर्स इंक्लूडेड है। अगर आप जीडीपी, एडी, सीई और इन सब के ऊपर करते हो तो आपका लेट सपोज आप जीडीपी में किया या एयर डिफेंस में किया, लॉजिस्टिक्स में, तो आप लोगों का एफएससी का कोर्स इंक्लूडेड, जिसमें फिजिक्स आएगा और आप लोगों का इंग्लिश आएगा। तो अभी फिजिक्स तो पूरे एफएससी का कोर्स है। ठीक है, फुल एफएससी का कोर्स है, तो क्या आप पूरा बुक कवर कर सकते हैं? या लेट सपोज चलो आपने बुक कवर कर भी लेते हो, आपको पता है कि एमसीक्यूज कैसे आएंगे, एमसीक्यूज का कोई आइडिया आपको है नहीं है, और इस तरीके से ये सब के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आपके टेस्ट के अंदर सेम बुक्स के लाइन नहीं आते, बल्कि कंसेप्चुअल टेस्ट बनता है। आपके क्वेश्चंस कंसेप्चुअल आएंगे, ये नहीं कि बस बुक के लाइन उठाकर आपको दिए जाते हैं कि लेट सपोज के ऐसा यूनिट आप फोर्सेस, ऐसा यूनिट आप वर्क, इस तरह के नहीं, सही टाइट किस्म के एमसीक्यूज आते हैं। इसी तरह ग्रामर काफ़ी टफ आता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी किस तरह से करनी है, इसके लिए हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं। ठीक है, तैयारी भी हम करवाते हैं, इसके अलावा हमारे पास नोट्स भी है। आगे मैं आपको डिटेल्स दूंगा। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ हमारे नोट्स कवर कर लेते हैं, या अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसके साथ आपको ना बुक की ज़रूरत है, ना कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ वो कर ले, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स हमारे जो नोट्स हैं इन टेस्टों की तैयारी के लिए, उसमें सबसे पहले हम आपको देंगे एकेडमिक पोर्शन। ठीक है, पीएफ एकेडमिक, जिसमें अगर लेट सपोज आपने एयर डिफेंस या सीएई के अंदर किया है या जीडीपी में किया है, तो फिजिक्स, इंग्लिश और सीएई वालों को साथ में मैथ्स भी मिलेगा। पास पेपर्स देंगे, पिछले 5 सालों के पास पेपर्स देंगे। नॉन वर्बल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, वर्बल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इन नोट्स को कर लेते हो तो इससे आपका टेस्ट 100% गारंटी के साथ क्लियर होगा। ये टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स होंगे। ठीक है, A to Z इससे आपका टेस्ट क्लियर। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ हमारे नोट्स को बाय करना चाहते हो तो हम आपको नोट्स देंगे 4,500 में। ठीक है, और ये जो नोट्स मैंने आपको देखा है ये सारे के सारे आपको मिलेंगे, और जो चीज़ें मैं लेक्चर्स में बता रहा हूँ तो ये सारे के सारे हमारे नोट्स के अंदर भी अवेलेबल है। अगर आप हमारे नोट्स से तैयारी कर लेते हो तो टेस्ट की 100% गारंटी देंगे, कोई चीज़ बाहर से नहीं आएगी। उसके अंदर पास पेपर्स, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, 4,500 के आपको मिलेंगे, और हम आपको एक मोबाइल ऐप देंगे। उस मोबाइल ऐप के अंदर आपका अकाउंट होगा, उसी में आपके सारे के सारे नोट्स होंगे। ठीक है, इसी तरीके से देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी हम आपसे 7,500 फी लेंगे। क्रैश कोर्स के अंदर हम आपको सारे नोट्स देंगे। ठीक है, प्लस इसके अंदर हम आपके साथ इंटेलिजेंस के लेक्चर्स भी लेंगे। जो इंटेलिजेंस पोर्शन है तो उसके लेक्चर्स भी हम आपको देंगे। ठीक है, तो इसमें आपकी इंटेलिजेंस पोर्शन की ऑनलाइन तैयारी हम करवाएंगे, प्लस नोट्स देंगे, और टीचर आपके साथ होगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं तो टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। इससे भी हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी हम आपसे 10,000 फी लेंगे। इसमें हम आपको कंप्लीट नोट्स देंगे, इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक की तैयारी होगी, पास पेपर्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा, और टेस्ट से पहले हम आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे। बाकी देखें, चाहे आप हमारे नोट्स लेते हो, चाहे आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हो, सबसे बेहतरीन चीज़ इसमें यह है कि आपको पता है टेस्ट जो है पूरे पाकिस्तान के बुक से बनता है, जिसमें देखें पंजाब के बुक से भी क्वेश्चंस आते हैं, फेडरल से भी आते हैं, इसी तरीके से सिंध के बुक से भी आते हैं। ठीक है, बलूचिस्तान और केपी, इन तमाम बुक से क्वेश्चंस आते हैं। तभी अगर एक बंदा लेट सपोज पंजाब से, तो उसके लिए तो बाकी चारों सूबों के बुक पढ़ना काफ़ी मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से अगर एक बंदा फेडरल से है तो उसके लिए पंजाब और फेडरल को पढ़ना पॉसिबल तो नहीं है ना। तो जो हमने नोट्स बनाए हैं या जो हम लेक्चर्स लेंगे उसमें आपके सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, तमाम बोर्ड्स उसके अंदर कवर हो जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ वो नोट्स पढ़ने होंगे, बाकी आपको कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इवन आपको अपना भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी चीज़ें आपके उसी के अंदर कवर हो जाएंगे। तो इसमें सारी हाई टू द पॉइंट चीज़ें आपके कवर हो जाएंगे। और बाकी आपको पता है जिस तरीके से मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ इसी तरीके से हमारे नोट्स भी बेहतरीन टू द पॉइंट, 100% गारंटी 100% हो। ठीक है, रियल में इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती, लेकिन इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है, तो इसलिए इसको हम एक आइडियल इंजन कंसिडर करते हैं। ठीक है,
इसकी एफिशिएंसी का इक्वेशन क्या है, 1 माइनस T2 बाई T1 मल्टीप्लाई बाई 100, ये इसकी एफिशिएंसी का इक्वेशन है, ठीक है। और ये क्या है, इसकी एफिशिएंसी का साइन है, तो ये इक्वेशन भी काफ़ी मरतबा पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसके अंदर एफिशिएंसी के बारे में आपने दो चीज़ों को जहन में रखना है, तीन चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहले ये चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। एफिशिएंसी कार्नोट हीट इंजन की चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर काम करती है। अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके पास एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी आपके पास 0 हो जाएगी। अभी चेंज इन टेम्परेचर क्या है, सोर्स और सिंक के दरमियान। सोर्स क्या है, हाई टेम्परेचर जो आपके पास बॉडी है, और सिंक लो टेम्परेचर, इन दोनों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस, इसको डेल्टा टी कहते हैं, ठीक है। तो अगर इनके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो आपके पास एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। इसी तरह वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर ये असर नहीं करता। अगर वर्किंग सब्सटेंस को आप चेंज करते हो, इंक्रीज करते हो, डिक्रीज करते हो, तो उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा, ठीक है। बाकी देखें ये 100% कब होगी, 100% तब होगी जब आपके पास ΔI सिंक का टेम्परेचर ये 0 होगा, ठीक है। जब ΔI आपके पास सिंक का टेम्परेचर 0 होगा तो इसकी एफिशिएंसी 100% होगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब सिंक आपके पास 0 पे होगा और ये आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर पे होगा तो इसके अंदर ΔT सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, तो इसलिए इसके अंदर आपके पास क्या है, एफिशिएंसी इसकी क्या होगी, 100%। तो ΔI क्या है, T2 क्या है, T2 आपके पास सिंक का टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर क्या, लोअर टेम्परेचर, ठीक है, ये लोअर टेम्परेचर होगा। और T1 आपके पास क्या है, T1 आपके पास हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो जब आपके पास T2 क्या है, T2 जब आपके पास कम होगा या 0 होगा तो आपके पास एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अभी इसमें मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। और एरिया अंडर फीवी के प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो आपको क्या डिनोट करता है, वर्क डन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। जो कार्नोट हीट इंजन का ग्राफ है वहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर चेंजेस दिए गए होते हैं ना, तो वहाँ पर जो आपके पास ग्राफ के अंदर एरिया है वो वर्क डन को शो करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये कार्नोट हीट इंजन है, ये आपके पास हॉट रिजर्वायर है, इसको हमने T1 का नाम दिया, ठीक है। इसको हम सोर्स भी कहते हैं, ठीक है, सोर्स। ये आपके पास कोल्ड रिजर्वायर है, इसको हमने T2 का नाम दिया, या इसको हम सिंक भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए इसकी एफिशिएंसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए इसके और इसके टेम्परेचर के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम कहते हैं ΔT। जब तक ये ΔT कायम रहेगा हमारे पास एफिशिएंसी होगी, जब ये ΔT आपके पास 0 हो जाएगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 0। अच्छा, अभी ये तो आपका हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है, कि चेंज इन टेम्परेचर हमारे लिए कार्नोट हीट इंजन के एफिशिएंसी के लिए ज़रूरी, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी कब 100% होगी, तब 100% होगी जब T2 आपके पास 0, ठीक है। तीसरा, कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी कब इंक्रीज होगी, जब आप इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, ठीक है, T1 का टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हो तो आपके पास एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, या जब आप T2 का टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो आपके पास एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। अभी अगर आपसे पूछे कि अगर हम T1 का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो हमारे पास एफिशिएंसी ज़्यादा इंक्रीज होगी, या हम T2 का टेम्परेचर डिक्रीज करें तो हमारे पास एफिशिएंसी ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो जब आप T2 का टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो ज़्यादा चेंज आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे, ठीक है। जो आपके पास लोअर टेम्परेचर है, अगर आप इसको लोअर करोगे, लोअर टेम्परेचर क्या है आपके पास, T2, अगर आप T2 को डिक्रीज करोगे तो आपके पास एफिशिएंसी क्या है, इंक्रीज होगी। जो आपके पास हायर टेम्परेचर है T1, अगर आप उसको इंक्रीज करोगे तो आपके पास एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा होगी। और फिर ज़्यादा चेंज कहाँ पे आएगा, जब आप लोअर टेम्परेचर को लोअर करोगे तो उसमें आपके पास एफिशिएंसी के अंदर ज़्यादा चेंज आएगा, बजाय इसके कि आप हाई टेम्परेचर को हाई करें। और जब आपके पास चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो आपके पास एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 0। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछे गए हैं और आपके इनिशियल टेस्ट में भी पूछे जाएंगे, ये आप अपने साथ याद रखें। अभी ये सारे क्वेश्चन मैं आपको MCQ की फॉर्म में भी करवा देता हूँ, अभी आप लोगों ने इसका आंसर देना है, ठीक है। आगे मैं इसके ऊपर MCQ करवाऊंगा। प्रेशर का क्या असर है मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, तो मेल्टिंग पॉइंट देखें, ये फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करता है, लोअर करता है, ठीक है। जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, लोअर होता जाएगा, ठीक है। अभी अगर आप फ्रीजिंग प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ये इंक्रीज होता जाएगा। तो लेट सपोज अगर आपको एग्जांपल दे दें कि आप मरी गए हो, मरी, तो वहाँ पर फ्रीजिंग क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या, वहाँ पर प्रेशर कम होता है ना, प्रेशर कम होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा हो जाएगा। जब फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा तो फ्रीजिंग कितना टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी देखें, अगर आप प्रेशर को लोअर करते हो, ठीक है,
तो बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या होगा, लोअर होगा, ठीक है, आपके पास बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो लेट सपोज अगर आप मरी गए हो, वहां पर आपके पास क्या है, प्रेशर आपके पास डिक्रीज है, तो वहां पर आपके पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। तो बॉइलिंग आपके पास क्या है, कम टाइम लेगा ना, तो जल्दी बॉइलिंग होगी। तो अगर आपसे पूछे कि आपके पास कराची में वाटर की बॉइलिंग जल्दी होगी या मरी में या केटू के ऊपर, तो आपका आंसर क्या होगा, केटू के ऊपर। क्यों, क्योंकि देखिए आप जितनी ऊंचाई पर जाओगे ना, सी सरफेस से जितना ऊपर जाओगे तो आपके पास प्रेशर डिक्रीज होगा। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपने याद करने हैं कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट तो कम होती है, जब आप प्रेशर को डिक्रीज करते हो तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का ये फार्मूला है, ठीक है, और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। ये आप लोगों ने लाजमी याद करना है। इसका क्या है, जी बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इसका मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इसका डायमेंशन भी याद कर लीजिए, आप लोग का असाइनमेंट है कि इसका डायमेंशन क्या है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 जॉल पर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी या जनरल गैस इक्वेशन भी है, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस को हम आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं, ये तो मैंने आपको बताया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, डेल क्यू आपके पास जीरो है, तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम आपके पास क्या है, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। सीपी क्या है, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, सीवी इज ग्रेटर देन सीपी, सीपी इज इक्वल टू सीवी, तो इस तरह के आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कांस्टेंट रहेगी। एंट्रोपी क्या है, डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये इंक्रीज होगी। 1 कैलोरी किसके बराबर है, 4.18 जॉल के, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपसे अगर पूछे कि 8 कैलोरी किसके बराबर है, 8 कैलोरी कितने जॉल के बराबर है, तो सिंपली आपने 8 मल्टीप्लाई बाय 4.8 को करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन डिपेंड ऑन, तो आपका आंसर क्या होगा, अभी मुझे इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। तो बोथ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, ये है ना, डेल्टा टी के ऊपर डिपेंडेंट है। सोर्स और सिंक के दोनों के दरमियान टेम्परेचर, दोनों के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, और उन दोनों के टेम्परेचर के अंदर अगर डिफरेंस हो तब, अगर डिफरेंस जीरो हो जाए तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करता, और ना सिर्फ सोर्स के ऊपर असर करता है, ना सिर्फ सिंक, बल्कि दोनों के ऊपर असर करता है, ठीक है, और वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर असर नहीं करता। अभी देखिए टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक ऑफ हीट इंजन बिकम इक्वल। अभी देखिए यहाँ पे देखो, T1 आपके पास बराबर हो गया T2 के, तो डेल्टा टी आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा टी आपके पास जीरो हो जाएगा, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। नीचे मुझे मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप मुझे आंसर बताया करें, ताकि आप इसको ठीक कर रहे हो या नहीं। अभी देखें सोर्स क्या है, T1 हाई टेम्परेचर, उसको आपने इंक्रीज किया तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सिंक को आपने डिक्रीज किया, सिंक क्या है, T2 लोअर टेम्परेचर, आपने डिक्रीज किया तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज मेनली द रिवीजन ऑफ, तो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, वर्क डन किसके बराबर है, पी इंटू डेल वी, ठीक है।